केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल और एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवरानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर कंटिन्यू जो चल रहा है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उसमें हमने हेलो एल्केन बनाने की विधियां, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, डाई हेलो एल्केन बनाने की विधियां, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्राई हेलो एल्केन बनाने की विधियां हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म की चर्चा कर चुके हैं। उसमें महत्वपूर्ण रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि और इंडस्ट्रियल मेथड दोनों मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्या रहेगा? क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण से पहले मैंने आपको इस पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराया था कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, वायु की उपस्थिति में खुला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या करता है, एक विषैली गैस वायु की उपस्थिति में फोस्जिन का निर्माण कर लेता है। उस फोस्जिन गैस को रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म की बोतल में एक महत्वपूर्ण यौगिक मिलाया जाता है, एथेनॉल। याद रखना, क्या मिलाया जाता है? एथेनॉल। और जब एथेनॉल मिलाया जाता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ये एथेनॉल क्या करता है, जो निर्मित होगी, अगर फोस्जिन उस बोतल में बनी हुई है तो उस फोस्जिन को एथेनॉल क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। कैसे करते है उसकी रिएक्शन देखते हैं कि मान लीजिए किसी क्लोरोफॉर्म की बोतल में फोस्जिन गैस निर्मित हुई है और फोस्जिन गैस का फॉर्मूला क्या है? C+OCl2। ये है फोस्जिन। इस फोस्जिन को रोकने के लिए उस बोतल में इस फोस्जिन को रोकने के लिए मान लीजिए बनी हुई है फोस्जिन गैस, उस फोस्जिन गैस को रोकने के लिए क्या करते हैं? एथेनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथेनॉल मिलाया जाता है। तो एथेनॉल कैसे प्रकार मिलता है? एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH और C2H5OH। ये हो गया एथेनॉल। तो इस फोस्जिन को ये क्या करता है? इस फोस्जिन को ये तोड़ देता है, एथेनॉल विघटित कर देता है। कैसे विघटित कर देता है? HCl बाहर निकल जाएगा, 2 मोल HCl के बाहर निकल जाते हैं, शेष क्या बचता है? C+O के साथ OC2H5 या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, C2H5 का होल ट्वाइस CO3, यानी कि डाई एथिल कार्बोनेट। डाई एथिल कार्बोनेट। तो ये था डाई एथिल कार्बोनेट, यानी कि डाई एथिल कार्बोनेट बनने के कारण जो निर्मित हुई फोस्जिन गैस है वो क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। तो आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफॉर्म में निर्मित फोस्जिन गैस को किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विघटित किया जाता है, तो एथेनॉल मिलाकर प्रोडक्ट बनता है डाई एथिल कार्बोनेट, जिससे फोस्जिन गैस क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, या समाप्त उस बोतल में से समाप्त हो जाती है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझना। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव होता है। कैसा होता है? रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जल में आंशिक विलेय। आंशिक विलेय से तात्पर्य होता है अविलेय होता है। कैसा होता है? अविलेय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो अणुभार होता है, क्योंकि इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो जल के मोलिकुलर वेट से कहीं ज्यादा अधिक होता है, इसलिए इसकी जालक ऊर्जा U किससे ज्यादा हो जाती है? विलायकन ऊर्जा से ज्यादा हो जाती है। लेकिन कार्बनिक विलायक एल्कोहल और ईथर में क्या पाया जाता है? ये विलयशील पाया जाता है। एल्कोहल और ईथर में क्या पाया जाता है?
विलयशील। तो मैंने आपको फिर से रिपीट करता हूं कि जो क्लोरोफॉर्म है वो रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव होता है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है उसी का प्रयोग निश्चेतक बेहोशी के रूप में किया जाता है। अगर उसकी मात्रा अधिक सूंघ ली तो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म की बोतल से हमेशा प्रैक्टिकल लैब में दूर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि जल में क्या होता है, आंशिक विलय होता है। कैसा होता है, आंशिक विलय या अविलय माना जाता है, क्योंकि जल के अणुभार से क्लोरोफॉर्म का अणुभार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी जालक ऊर्जा U का मान विलायकन ऊर्जा S से अधिक होता है। लेकिन ये कार्बनिक विलायकों एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल अभी रिएक्शन अभी आपके सामने नजर आ रही है, एल्कोहल में क्या होता है, विलयशील होता है, क्योंकि जो फॉस्फिन गैस होती निर्मित हुई है उस बोतल में उसको डाइएथिल कार्बोनेट की सहायता से विघटित कर दिया जाता है और साथ साथ में ईथर विलायक सोलवेंट में भी विलयशील पाया जाता है। तो ये थे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है, आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं, क्लोरीटोन निद्राकारी औषधि का निर्माण। ये क्वेश्चन अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरीटोन औषधि कैसे निर्मित की जाती है। तो इसकी रिएक्शन को देखते हैं कि क्लोरीटोन औषधि कैसे निर्मित होती है। सबसे पहले क्या होता है, एसीटोन की रासायनिक क्रिया। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और कार्बोनिल कंपाउंडों में होने वाली अधिकतर अभिक्रियाएं होती हैं NAR। कैसी होती हैं, NAR। और NAR से तात्पर्य क्या हो गया, NAR से तात्पर्य हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक। यानी कि पहले योग किसका होगा, नाभिक स्नेही का होगा। जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है, किसके साथ कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म के साथ। ये CH3 क्या है, क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो इस रिएक्शन में क्या होता है, क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें रिएक्शन होने वाली कौन सी होती है, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस दिशा में स्थानांतरित होते हैं, ऑक्सीजन दिशा में। ऑक्सीजन पर क्या पाए जाते हैं, 2 लोन पेयर। जैसे ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस, और कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस। इस पर तो चार्ज प्लस और इस पर चार्ज माइनस। अब इसकी बात करते हैं तो CCl3 पर चार्ज माइनस और H प्लस। अब जो CCl3 माइनस है वो किसके साथ अटैक करेगा, सबसे पहले कार्बोकैटायन के साथ। सबसे पहले किसका एडिशन होगा, CCl3 न्यूक्लियोफिलिक है, वो उसका किसके साथ एडिशन होगा, कार्बन के साथ एडिशन होगा। इसलिए पहले नाभिक स्नेही जुड़ता है इन रिएक्शनों में, कार्बोनिल कंपाउंडों की में। इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, नाभिक स्नेही योगात्मक। और नाभिक स्नेही जब योगात्मक की बात करते हैं तो प्रोडक्ट अब जब बनेगा, इसको मैं यहां से क्लीन करता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, सीधा सा है, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई, प्रोडक्ट होगा CH3 C के साथ प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, CCl3 माइनस। तो ये हो जाएगा CCl3 माइनस। में इसको ओपन करके लिख देता हूं, CCl3 माइनस। और ऑक्सीजन माइनस के साथ कौन जुड़ गया, H प्लस। इसको कहते हैं क्लोरीटोन। क्या कहते हैं, क्लोरीटोन। जो क्या होती है, एक निद्राकारी औषधि होती है, जो न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर माइंड के प्रॉब्लम के लिए पेशेंट को देते हैं, ताकि उसको नींद आ जाए और जो माइंड की जितनी भी नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिस्टम होता है वो सुचारू रूप से उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन आसानी के साथ बन सके, क्योंकि उसकी टेंशन कम हो सके। क्योंकि ब्लड क्या हो जाता है, टेंशन में गाढ़ा हो जाता है। इसलिए क्लोरीटोन निद्राकारी औषधि
न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर के द्वारा किसी न्यूरो पेशेंट को दी जाती है। तो इसमें क्लोरिटोन जो होती है, इसका सबसे मेन चीज और पॉइंट है आईयूपीएसी नाम। क्या है? आईयूपीएसी नाम। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। अब देखो यहां से करते हैं तो देखो 1 2 3, लेकिन कार्बन के साथ 3 प्रतिस्थापी समूह जुड़ जाते, शेष रह जाते हैं। इसलिए क्या कर देते हैं, इसमें नामकरण वहां से करते हैं जहां पर प्रतिस्थापी को भी और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल, न्यूनतम अंक मिले। क्योंकि नामकरण का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी प्रतिस्थापी हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हमेशा न्यूनतम अंक मिलने चाहिए और लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या हो, चयन हो। तो ये हो जाएगा नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब सबस्ट्रेट जो बचा है उसको लिख देते हैं। देखो 1 पर कितने सीएल जुड़े हुए हैं? 3 सीएल जुड़े हुए हैं। तो कितनी बार लिखेंगे 1 को? 3 बार लिखेंगे। 1 1 ट्राई क्लोरो, क्योंकि क्लोरो देखो सबस्ट्रेट इसमें 2 हैं, एक मैथिल हो गया सबस्ट्रेट और एक क्लोरो हो गया। क्लोरो तो किससे लिखा जाता है? सी से, और मैथिल किससे लिखा जाता है? एम से। इसलिए अल्फाबेट क्रम में पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? सी आएगा, बाद में कौन आएगा? एम आएगा। इसलिए क्या नाम हो जाएगा? 1 1 ट्राई क्लोरो, और 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। ठीक है। और कितने कार्बन की श्रृंखला है? 3 कार्बन की श्रृंखला है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज में लोगे आप? कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। और प्रोपेन 2 पर क्या जुड़ेगा भाई? क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ रहा है? एल्कोहल। अनुलग्न क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। तो आपको क्लोरिटोन औषधि अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन जो होता है, उनमें होने वाली अभिक्रियाएं होती है NAR। कौन सी होती है? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? ऑक्सीजन की दिशा में जाते हैं। ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आता है? माइनस। माइनस से कौन जुड़ता है? H+। लेकिन प्लस कार्बोकेटायन से, प्लस से कौन जुड़ता है? पहले नाभिक स्नेही, और नाभिक स्नेही का क्या होता है? योग होता है। इसलिए रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मानी जाती है। तो प्रोडक्ट आपको क्या बन गया? क्लोरिटोन। और क्लोरिटोन का आईयूपीएसी क्या है? 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल। तो मेरे हिसाब से क्लोरिटोन निद्राकारी औषधि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें? आगे है क्लोरोफॉर्म का जल योजन। क्लोरोफॉर्म का जल योजन। क्लोरोफॉर्म का जल योजन एक्वस KOH के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? एक्वस KOH के साथ, यानी कि आधिक्य या जलीय KOH के साथ। जलीय KOH के साथ तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है रिएक्शन। तो क्लोरोफॉर्म आप जानते हो CH Cl Cl और Cl। एक्वस KOH के भी कितने मोल लिए जाते हैं? 3 मोल। KOH KOH KOH। ठीक है। तो आपको सीधा सीधा सा नजर आ रहा होगा। ठीक है। जैसे ही रिएक्शन को हीटिंग करेंगे या अभिकृत कराएंगे तो क्या निकलेगा यहां से बताओ? KCl कितने मोल निकलेंगे? 3 मोल निकलेंगे। शेष जो बचा है उसको लिख देंगे, C के साथ H। ठीक है। और C के साथ क्या जुड़ गया बताओ? OH, फिर OH, फिर OH। दिख रहा है आपको? और मैंने आपको एक मजेदार पॉइंट बता रखा है कि यदि किसी एक कार्बन के साथ एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह आते हो, तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 हाइड्रोक्सी समूह आते हैं, तो कैसा होता है? अस्थायी होता है। तो जैसे ही उसको हीटिंग दी जाती है, क्या दी जाती है? हीटिंग। तो क्या निकलकर भागता है उसमें से? जल का मोल निकलकर भागता है। तो जल का मोल जैसे निकलेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएंगे? डबल बॉन्ड के लक्षण। और डबल बॉन्ड के जैसे इकट्ठा आएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी क्या होता है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। तो कार्बन कितना नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथेन। और मैथेन में क्या जोड़ दोगे? ओइक। तो मैथेनोइक एसिड। तो नाम क्या हो गया इसका? मैथेनोइक
एसिड। ये कैसा नाम है इसका? IUPAC नाम है। कैसा है? IUPAC। तो ये रिएक्शन भी आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगली एक रिएक्शन पढ़ते हैं। अगली है युद्ध गैस का निर्माण। अगली रिएक्शन है युद्ध गैस का निर्माण। युद्ध गैस का निर्माण, इसको एक दूसरे नाम से और जानते हैं, वो नाम कहलाता है इसका क्लोरोपिक्रिन। क्या कहलाता है? क्लोरोपिक्रिन। 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 और क्लोरोपिक्रिन जो होता है वो निर्मित कैसे होता है, जिसको युद्ध गैस भी कहते हैं, वार गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसको अश्रु गैस भी कहते हैं। अश्रु गैस, अश्रु गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसू गैस भी कहा, अश्रु कह दो या आंसू कह दो, आंसू गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो निर्मित कैसे होगी? क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH के साथ Cl और Cl और Cl, इसकी रिएक्शन कराई जाती है सांद्र HNO3 के साथ। सांद्र HNO3 को मैं इस प्रकार ओपन करके लिख देता हूं NO2। देखो HNO3, ठीक है, खोल के लिख दिया मैंने इसको। जैसे इसको अभिकृत कराया जाएगा तो इसमें से H2O का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है? H2O का। दिख रहा होगा आपको। शेष जो बचता है उसको लिख देते हैं Cl और ये हो गया Cl। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर? NO2। ये कहलाता है क्लोरोपिक्रिन या आंसू गैस। सबसे मेन चीज अब इसकी क्या है? क्लोरोपिक्रिन का कई बार क्या है? IUPAC नाम लिख लिया जाता है। तो IUPAC नाम लिखते हैं इसका। IUPAC नाम क्या होता है? देखो, एक कार्बन है, सारे क्या है? सबस्ट्रेट हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 ट्राई क्लोरो, 1 ट्राई क्लोरो, 1 नाइट्रो मैथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 ट्राई क्लोरो, 1 नाइट्रो मैथेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्लोरोपिक्रिन। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे इसमें रिएक्शन पढ़ते हैं, वो है सिल्वर पाउडर के साथ। आगे रिएक्शन जो है वो है सिल्वर पाउडर के साथ। सिल्वर पाउडर या चूर्ण सिल्वर पाउडर के साथ। तो देखते हैं क्या बनता है क्लोरोफॉर्म से जब सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराई जाएगी। तो कार्बन के साथ क्या है? Cl और Cl। ठीक है, या मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूं Cl और ये हो गया हाइड्रोजन। साथ में इसके मोल लिए जाते हैं 6Ag और दूसरा एक क्लोरोफॉर्म का मोल लिया जाता है C के साथ। ये हो गया Cl और Cl और ये H। 2 क्लोरोफॉर्म है, 2 तो क्या है? क्लोरोफॉर्म। और 6 मोल किसके हैं? मेटल Ag के, सिल्वर चूर्ण के। तो जैसे ही सिल्वर चूर्ण के साथ देखो 3 Cl यहाँ पर नजर आ रहे होंगे आपको, 3 Cl तो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अच्छे से क्लियर हैं। और 3 Cl क्लोरीन यहाँ पर है, तो टोटल क्या निकल जाएगा? 6HCl 6AgCl बाहर हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। अब बचा क्या है? CH यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन की वैलेंसी पूर्ण करने के लिए कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहा जाता है? एसिटिलीन। क्या कहा जाता है? एसिटिलीन। और एसिटिलीन कैसा नाम है? व्युत्पन्न नाम है। नाम क्या होता है IUPAC का? 1 एथाइन होता है। ठीक है, तो ये हो गई सिल्वर पाउडर के साथ रासायनिक अभिक्रिया। क्या है इसमें देखते हैं। इसमें अब एक मजेदार रिएक्शन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में अक्सर कर क्लिक होती रहती है। उसका नाम है हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन एक बार कंपटीशन एग्जाम में, लेक्चरर कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई थी। प्रश्न ये था कि कार्बिल एमीन को
कौन से एमीन प्रदर्शित करते हैं? तो उसमें था ऑप्शन में प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन था एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक दोनों एमीन, और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। यानी कि उसके अंतर्गत क्या था? उपरोक्त सभी, यानी कि प्राथमिक एलिफेटिक एमीन भी करता है, एरोमेटिक एलिफेटिक एमीन भी करता है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन भी करता है, और एलिफेटिक प्राथमिक एमीन भी करता है, और दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन क्या था उसका? सभी। तो इस रिएक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम की जो बात होती है 12th क्लास की, उसमें रिएक्शन पूछी जाती है, और साथ साथ में इसकी मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उस मैकेनिज्म में 2-3 पॉइंट में आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत शानदार मजा आएगा कि क्वेश्चन आता है करने में। तो देखते हैं तापमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। सबसे मेन पॉइंट इसका क्या है कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक से शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर से, एल्किल समूह से। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला क्या हो गया? RNH2। और साथ साथ में एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, दोनों इस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ARNH2, या मैं इसको लिखूं C6H5NH2, या मैं इसको लिखूं बेंजीन के साथ NH2। और बेंजीन के साथ NH2 जब आता है तो इसको एक विशेष नाम दिया जाता है जिसका नाम है एनिलीन। और एनिलीन का आयुर्वेद से आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? बेंजेनेमीन होता है। क्या होता है? बेंजेनेमीन होता है। क्लियर? अब इसको देखते हैं रिएक्शन। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन दोनों ही इस रिएक्शन को संपन्न करते हैं। और इस रिएक्शन में अरुचिकर तीक्ष्ण गंध युक्त, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान देना, अरुचिकर तीक्ष्ण गंध युक्त एल्किल और एरोमेटिक, यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक आइसोसाइनाइड निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? N-C। आप अच्छे से जानते हो आइसोसाइनाइड एक तीक्ष्ण गंधयुक्त प्रोडक्ट निर्मित होता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो पहले तो देखते हैं रिएक्शन और फिर बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है RNH2। रिएक्शन पे ध्यान देना, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन या एल्केनेमीन की क्रिया क्लोरोफोरम और एक्वस KOH के 3 मोल के साथ कराई जाती है। तो प्रोडक्ट बनता है RN∧C+ 3 KCl के मोल निकलते हैं और साथ में 3 H2O बाहर होता है। इस रिएक्शन में ये बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब बात करते हैं ये, अगर यहाँ पर एरोमेटिक की बात करेगा तो यहाँ C6H5 लगा देंगे, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? C6H5, या बेंजीन लगा दो, यहाँ बेंजीन लगा दो। ठीक है? तो अगर बोर्ड एग्जाम में कार्बिल एमीन अभिक्रिया दीजिए 1 नंबर में आती है तो सिर्फ आपको ये रिएक्शन देनी होगी। ठीक है? और ये इसकी मैकेनिज्म पूछता है तो शायद प्रश्न का अंक बढ़ाया जाएगा। तो मैकेनिज्म को देखते हैं क्या होती है मैकेनिज्म। ठीक है? तो रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर है, मैकेनिज्म को देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं इस रिएक्शन को साथ साथ लेके चलूंगा, मैकेनिज्म में भी आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी, बहुत शानदार तरीके से। आप ध्यान देना, इसमें क्या होता है? KOH का मैंने लिया 1 मोल, अभी 3 मोल हैं, ध्यान रखना, एक यूज में ले रहा हूं। इसका विघटन हुआ K+OH-। क्लियर? OH- क्या है? नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर? आगे देखते हैं क्लोरोफोरम क्या होता है? C के साथ H के साथ Cl के साथ Cl के साथ Cl, ये हो गया आपका क्लोरोफोरम। क्योंकि क्लोरोफोरम का एक ही मोल ले रखा है, पूरा मैंने यौगिक ले लिया कंप्लीट, क्लोरोफोरम। ध्यान देना, बहुत मजेदार है मैकेनिज्म इसकी। प्लस इसकी रिएक्शन कराई मैंने K+ और OH- से, एक साथ दोनों के साथ कराई, तो K+
या सिर्फ मैं ये लिखूं K प्लस OH माइनस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं K प्लस OH माइनस। तो देखो ध्यान देना, यहां से तो निकल गया KCl, क्या निकल गया KCl, और यहां से रिमूव हो जाता है H2O। दोनों आपको नजर आ रहे होंगे, ये तो निकल गया K प्लस Cl माइनस, ठीक है। K प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, Cl माइनस यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl ले गया, कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया प्लस आ गया, यहां से H प्लस जाएगा, ये बॉन्ड कार्बन को हाइड्रोजन दे के जाएगा, तो कार्बन पर वापस से कैसा चार्ज आ गया माइनस, यानी कि एक लोन पेयर आ गया, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए 2, और यहां से OH माइनस क्या निकल गया H2O। तो रिमूव कर देता हूं मैं, देखो माइनस तो हो गया H2O और माइनस हो गया KCl। तो बताओ कितने H2O बाहर हुए अभी 1, कितने बच रहे हैं अभी 2, आगे वाले प्रोसेस में निकलेंगे वो। कितना KCl निकला यहाँ पर 1, कितने बच रहे हैं अभी 2, कितने बच रहे हैं शेष 2, यहाँ पर भी H2O कितने बच गए 2। आजा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। आगे देखो क्या बचा, C के साथ Cl के साथ Cl, ठीक है, और कार्बन के पास क्या बच गया, एक लोन पेयर का जोड़ा। इसको कहा जाता है डाई क्लोरोकार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन, क्लियर। ये कहलाता है एक मध्यवर्ती, ये कहलाता है एक मध्यवर्ती। इस डाइक्लोरोकार्बन पर मैं आगे चर्चा करना चाहूंगा, पहले में इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गई। अब मैं देखो, मैं इसको यहां से क्लीन करता हूं, थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई। एक तो क्या निकल गया H2O, एक क्या निकल गया KCl, मध्यवर्ती क्या बना डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ध्यान दो। अब आगे देखो, अब क्या बना अपने पास, अब ले लेता हूं मैं RNH2, ठीक है। नाइट्रोजन पर क्या है लोन पेयर, और बना क्या गया था अपने पास डाइक्लोरोकार्बन, और निकल क्या क्या गए थे हमारे पास, 1 मोल तो निकल गया था, मैं ऊपर लिख देता हूं, 1 मोल तो निकल गया था H2O का, 1 मोल निकल गया था KCl का, ठीक है, ये निकल गए थे, और 1 KOH का मोल यूज में आ गया था, यूज में आया KOH, ठीक है। ये मैंने आपको साइड में लिख दिया, जो मैंने पीछे प्रोसेस में समझाए थे आपको। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं, स्पेस और ज्यादा हो जाएगा मेरे पास। ये मैं रिएक्शन वापिस से RNH2 प्लस CHCl3, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहां पर क्या है, कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, लेकिन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से बंधित है, 1 2 3। कार्बन की 4 संयोजकता इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण है, ना कि बॉन्ड के कारण, ना कि बॉन्ड के कारण, ठीक है। अब ये क्या करता है, नाइट्रोजन कहता है कि भाई मेरे पास ये एक्स्ट्रा मात्रा में पड़े हैं, तू उधार ले ले। और ये क्या है भूखा, क्योंकि ये कब स्थायित्व में आएगा, स्टेबिलिटी में आएगा, जब इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाती हैं, चारों संयोजकता कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये कहता है कि भाई ये मेरे पास एक्स्ट्रा माल पड़ा है, इनको तू ग्रहण कर ले। तो ये क्या कर लेता है, इनको ग्रहण कर लेता है। तो जैसे ही ग्रहण करेगा RNH के साथ H, और ये नाइट्रोजन दे दिए अपने बॉन्ड इसको कार्बन को, और कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है Cl, और इस पर क्या बच गया एक लोन पेयर। तो अब भी कार्बन की पूर्ति नहीं हुई, कार्बन की पूर्ति नहीं हुई, ठीक है। अब क्या करता है कार्बन, क्योंकि कार्बन की पूर्ति यानी कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण कार्बन पर चार्ज कैसा है माइनस, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे दिए तो चार्ज कैसा आ गया प्लस, कैसा चार्ज आ गया प्लस। अब इसका नाम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम डाइक्लोरोकार्बन मेथेन या एल्केनेमीन, या डाइक्लोरो एल्केनेमीन, डाइक्लोरोकार्बन एल्केनेमीन, एक सामान्य रूप से नाम दे सकते हैं। अब देखो एक आयनिक यौगिक बन गया, अब भी कार्बन की पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि लोन पेयर के कारण चार्ज माइनस जरूर है, लेकिन बॉन्ड चार्ज नहीं है। 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1 2 3। अपने आप में कोवलेंट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, वो एक कोवलेंट बॉन्ड माना जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन ने अपना क्या दे दिया लोन पेयर, अपने आपके लोन पेयर डोनेट किया, इसका मतलब लुईस क्षार के समान व्यवहार किया, जिसने किसके समान व्यवहार किया, लुईस एसिड के समान व्यवहार किया। किसके समान व्यवहार किया, लुईस एसिड, और ये हो गया लुईस बेस,
यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब भी कार्बन की पूर्ति नहीं हुई। नाइट्रोजन क्या करता है कि भाई ये वाले हाइड्रोजन को क्या करता है कि औकात किसकी नहीं होती, हाइड्रोजन की। अब ध्यान से समझना, बहुत मजेदार पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान देना। Rn, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता है कार्बन के साथ, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो नाइट्रोजन के पास वापस से इस बॉन्ड की लोन पेयर आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। नाइट्रोजन पर क्या आ गए, लोन पेयर। अब नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन के साथ है उसके साथ दो तो क्या जुड़ गए, क्लोरीन जुड़ गए, नहीं जुड़ गए, और एक क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो कार्बन के जो लोन पेयर थे वो किसके साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। अब नाइट्रोजन का क्या रह गया, अस्तित्व नहीं, बॉन्ड कंप्लीट है नाइट्रोजन में, सॉरी, 1 2 और 3। लेकिन अब नाइट्रोजन का भी क्या हो गया, अस्तित्व, और कार्बन का भी क्या हो गया, अस्तित्व हो गया, स्टेबिलिटी आ गई, 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 और 3। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये दोनों का जुड़वा सिग्मा, यानी कि दोनों के मध्य बिचौलिया का काम कर रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ठीक है। अब बात आती है, देखो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखो हमने KOH के कितने मोल यूज में लिया था, देखो मैं यहां वापस जाता हूं, 1 मोल, ठीक है। अब बचे कितने हुए KOH के, 2 मोल, कितने बच रहे हैं, 2 मोल। अब मैं दोनों मोलों को एक साथ ले लेता हूं, देखो 2 मोल मैंने ले लिए KOH। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा KOH का विघटन कैसे होगा, K प्लस OH माइनस, अच्छे से क्लियर आ रहा है ना, K प्लस OH माइनस। तो यहां से क्या निकलेगा, देखो 2KCl के मोल बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, क्लियर। देखो 2 KCl यहाँ, 1 KCl में पहले निकाल चुका हूं, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो 3 KCl बाहर हुए कि नहीं हुए रिएक्शन में, ओके क्लियर। तो 3 KCl क्या हो गए, बाहर। ये लो मैं एक साथ तीनों को लिख देता हूं, समझ में आ गया। अब आगे जो बढ़ा है, आगे क्या बढ़ा है, देखो R के साथ N, ठीक है, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक क्या है, लोन पेयर, और C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन। अब Cl के स्थान पर कौन जुड़ गए, 2 OH जुड़ गए, क्या जुड़ गए, 2 OH जुड़ गए। भाई यहां तक किसी को मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आगे मैं इसमें देखो स्पेस थोड़ा मेरे पास कम है, मैं यहां कर देता हूं इसको, देखो इधर ध्यान दो, ये बन गया लास्ट का प्रोडक्ट में, जो ये वाला प्रोडक्ट है इसको मैं एक बार यहां लिख देता हूं, R के साथ N के साथ लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन, C के साथ OH के साथ OH के साथ H, क्लियर। अब देखो एक कार्बन से जब एक से अधिक OH समूह जुड़े हो तो कैसा होता है, वो अस्थायी होता है, कैसा होता है, अस्थायी। और अस्थायी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें से क्या भागेगा, जल, और एक जल का मोल मैं पहले निकाल चुका हूं आपको प्रोसेस में। अब निकालने कितने हैं अपन को, 2, और टोटल कितने निकलने हैं, 3। तो आपको नजर आ रहा होगा, देखो H2O, क्लियर, H2O। जैसे जैसे यहां से बॉन्ड टूटेंगे वैसे वैसे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लक्षण। तो प्रोडक्ट क्या बना, RN ट्रिपल बॉन्ड C। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दिया था, कार्बन को, क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। बताओ बना के नहीं बना, रिएक्शन अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई, मैकेनिज्म आपको अच्छे से, मेरे हिसाब से तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी और भी कोई प्रोसेस इसका और कोई प्रोसेस नहीं होता, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, RnH2CH3 3KOH, RnC 3KCl 3H2। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एमीन प्राथमिक देते हैं। एरोमेटिक में एनिलीन होता है, एलिफेटिक में एल्केन एमीन होता है। ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये KOH हो गया, ये एल्किल आइसोसाइनाइड हो गया, 3KCl 3H2O। मैंने आपको विद मैकेनिज्म सारे तीनों KCl बाहर निकलवा के दिखाए, तीनों H2O बाहर निकलवा के दिखाया, RNC कंप्लीट कराकर दिखाया। तो ये थी हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या थी, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मैं आपसे इस रिएक्शन के एक इंटरमीडिएट बना था डाइक्लोरोकार्बीन, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। बड़ा मजेदार है, समझ में आएगा। और उसमें से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनकर आता है, कहीं ना कहीं नीट में, IEEE में, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन बनकर आता है, तो आपको कैसे क्लिक करना है। तो देखो मैं लिख देता हूं डाइक्लोरोकार्बीन, Cl और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये था डाई
क्लोरोकार्बिन। ये एक मध्यवर्ती होता है। क्या होता है? मध्यवर्ती। इस मध्यवर्ती में ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंगलेट कार्बिन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। अब इसको कैसे पता लगाया जाएगा कि ट्रिपलेट कार्बिन है या सिंगलेट कार्बिन? इसका एक फॉर्मूला होता है 2s+1। s क्या होती है? स्पिन क्वांटम नंबर, या इंग्लिश में कहें इसको चक्रण क्वांटम संख्या। और ट्रिपलेट कार्बिन को भी किससे लगाएंगे? 2s+1 से। अब ध्यान दो, बहुत मजेदार पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, कार्बन के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उत्तेजित अवस्था में, 1, 2, 3 और 4। हेलोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन हो गया 10, 3s2 और 3p5। ठीक है। p ऑर्बिटल को जब भरते हैं तो 3 प्रकार के, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। एक इलेक्ट्रॉन है, देखो, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कोवलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कोवलेंट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये तो एक कोई सिंगलेट कार्बिन होगी, एक कैसी होगी? ट्रिपलेट कार्बिन। अब सिंगलेट कैसे होगी? ध्यान देना, यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कब होता है? जब एक ही कक्षक में उपस्थित हो, यानी कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में उपस्थित नहीं होकर एक कक्षक तो रहे खाली और एक कक्षक में दोनों उपस्थित हो जाएं, तो लोन पेयर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो लोन पेयर का मतलब क्या हुआ? चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? जब नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कोष में गति करता है तो वो क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज, इस तरह से, जैसे क्लॉक घूमती है, घड़ी घूमती है। और जो विपरीत चक्रण वाला होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक तो घूमेगा क्लॉकवाइज और एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मान कितना माना गया था? +1/2। और एंटी क्लॉकवाइज का कितना माना गया था? -1/2। जब मैं इसको एक ही कक्षक में रखता हूं तो s की जो वैल्यू आती है, s की जो स्पिन क्वांटम संख्या की वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा? 0। एक तो +1/2 और एक -1/2। तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। जो भी आप एलसीएम वगैरह निकाल दो, वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब देखो, जब मैं 2 गुणा 0 करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0 + 1 और 1, यानी कि इसका मतलब ये तो 0 हो गया। तो कितना बचा? 1 का मतलब क्या हो गया? सिंगलेट कार्बिन। कैसा हो गया? सिंगलेट। मजा आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? सिंगलेट कार्बिन। और सिंगलेट कार्बिन में क्या होगा? अब देखो, टोटल अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इस कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2, 4 और 2, 6। टोटल कितने हैं? 6। ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसके पास अष्टक पूर्ण नहीं है, और अष्टक पूर्ण नहीं है जिसका मतलब क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हुआ। कैसा हुआ? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ईडी बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और बताओ, इसके पास एक कक्षक कैसा था? रिक्त। ऑर्बिटल कैसा है? ऑर्बिटल है एक इसके पास रिक्त, और रिक्त ऑर्बिटल होने के कारण कैसा हो गया? ये लुईस अम्ल, जिसके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध हो, लोन पेयर ग्रहण करने की क्षमता हो, तो क्या हो गया? लुईस एसिड। क्या हो गया? लुईस एसिड। एक चीज और है कि जो सिंगलेट कार्बिन होती है वो प्रतिदीप्ति को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? फोटोकेमिस्ट्री में, प्रकाश रसायन में प्रतिदीप्ति को प्रदर्शित करती है। ध्यान रखना, प्रतिदीप्ति को प्रदर्शित करती है। अब ट्रिपलेट कार्बिन की बात कर लेता हूं। तो ट्रिपलेट कार्बिन में वही स्थिति, कार्बन के पास कितने? 4, 1, 2, 3 और 4। यदि इनके साथ क्लोरीन और इनके साथ क्लोरीन, यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बार बार मैं क्लिक कर रहा हूं, ध्यान देना, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में उपस्थित हों, अलग अलग ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? कि भाई एक यहां पर हो, एक यहां पर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पिन जो क्वांटम संख्या है वो कितनी हुई? +1/2। कितनी हुई? +1/2। और +1/2 +1/2, तो एलसीएम कितना आ गया? 2। इसका मतलब 1 + 1 = 2/2। 2/2 का मान कितना आ गया? 1। कितना आ गया?
1, और जब 2 गुणा 1 करोगे, जब 2 गुणा 1 करोगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर टोटल वैल्यू कितनी 3, और 3 का मतलब क्या हो गया ट्रिपलेट, 3 का मतलब ट्रिपलेट। ओके क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर है। अब इसके पास भी क्या है, वही संयोजकता कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन 6, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये जो फोटोकेमिस्ट्री में ये स्फुर दीप्ति को प्रदर्शित करता है, स्फुर दीप्ति को प्रदर्शित करता है। तो मैंने इसमें देखो कितने मजेदार पॉइंट बात बताई कंपटीशन के लिए। आपसे कोई ये पूछे सिंगलेट कार्बाइन प्रकाशित रसायन में क्या प्रदर्शित करती है, या किस एक तरह से यौगिक रंग को प्रदर्शित करती है, या किस फ्लैश को प्रदर्शित करती है, या किस प्रकाश को प्रदर्शित करती है, तो ये करती है प्रतिदीप्ति। और जो ट्रिपलेट कार्बाइन है वो किसको प्रदर्शित करते हैं, स्फुरदीप्ति को। आपसे कोई ये पूछे कि सिंगलेट कार्बाइन या ट्रिपलेट कार्बाइन लुईस अम्ल है या लुईस क्षार, तो कैसी है, लुईस अम्ल। इनके पास क्या पाया जाता है, रिक्त कक्षक पाया जाता है। टोटल कोवेलेंट बॉन्डों की संख्या पूछे तो कितनी हो गई 6। और आपसे कोई ये पूछे कि टोटल इसके अंदर बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा कितने हैं, देखो ध्यान दो जरा, सिग्मा तो कितने हैं 2, और लोन पेयर कितना है 1। तो आपसे कोई ये पूछे कि सिंगलेट कार्बाइन में कितने सिग्मा बंद है, 2 सिग्मा बंद है, 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। और एक मजेदार पॉइंट और इंपॉर्टेंट ध्यान दो, यहाँ पर लोन पेयर का जोड़ा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो प्रकृति कैसी होती है चुंबक के प्रति, अनुचुंबकीय। कैसी होती है, अनुचुंबकीय। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सारे युग्मित, तो ये कैसी हो गई, प्रतिचुंबकीय। मजा आया नहीं आया। सिंगलेट कार्बाइन कैसी हो गई, प्रतिचुंबकीय। ट्रिपलेट कार्बाइन कैसी हुई चुंबक के प्रति, अनुचुंबकीय। तो ये थी कार्बिल डाइकार्बिल कार्बिल एमीन, यानी कि एक मध्यवर्ती डाइक्लोरो कार्बिन। मध्यवर्ती के बारे में सिंगलेट और ट्रिपलेट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। तो मेरे द्वारा आज का जो पढ़ाया गया वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। और आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए ताकि आपको केमिस्ट्री में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, और आप लगातार मेरे वीडियो से को कंटिन्यू देखते रहें। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे क्या है कि आपको आगामी वीडियो की तुरंत सूचना मेरे द्वारा नहीं देकर आपको एक टेक्नोलॉजी के द्वारा दी जाएगी, जिससे आपको मेरी वीडियो में आपको अच्छे से पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।